नमस्कार। आज की टॉपिक शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच सुन लेते हैं। एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आता है, काफ़ी हताश, काफ़ी परेशान होता है। वह स्वामी विवेकानंद के पास आता है और बोलता है कि मैं इतना परिश्रम करता हूँ, कठोर मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो साथ में जो चलते हैं, वे सफल हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, मगर मैं पीछे के पीछे रह लेता हूँ। आखिर ऐसा क्यों होता है? स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि ये प्रश्नों का जवाब मेरे पास है, मगर मेरा जो कुत्ता है उसको एक बार घुमा के ले आइए। तो व्यक्ति क्या करता है, उसी कुत्ते को लेकर घुमा के कुछ देर बाद वापस आता है और काफ़ी अधिक खुशनुमा, काफ़ी प्रसन्न रहता है। और स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि तुम इतने प्रसन्न लग रहे हो, कुत्ता तो काफ़ी अधिक थक गया है, मगर तुम काफ़ी स्फूर्ति वाले लग रहे हो, उत्साहित लग रहे हो, थके हुए नहीं हो। तो बहुत अच्छा बात बताता है। वो बताता है कि ये जो कुत्ता है वह सड़कों में नहीं चलता था, वह गलियां जहां मिलती थी वहां घुस जाता था और वहां कुत्तों को भौंकना शुरू कर देता था। इस कारण मैंने बहुत कम दूरी तय की, मगर जो कुत्ता है वह बहुत दूरी तय की, क्योंकि हर जो मुख्य मार्ग था उसके आजू बाजू जो भी गलियां हुआ करती थी वहाँ घुस जाता था और वहाँ अपना एनर्जी लॉस करता जाता था। बस स्वामी विवेकानंद समझ गए और बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो इसी में छुपा हुआ है। तो वो जो व्यक्ति होता है सोचने लगता है कि वाकई स्वामी विवेकानंद क्या कहने वाले हैं, सुन लेता हूँ। स्वामी विवेकानंद उस आदमी को बोलते हैं कि आप में और सफल व्यक्ति में कुछ फ़र्क होता है। जी हाँ, जिस प्रकार से आप और सफल व्यक्ति मेहनत तो करते हैं, कठोर परिश्रम तो करते हैं, मगर जहाँ पर आप हर व्यक्ति की आलोचनात्मक बातों का, हर आपके विरोधी व्यक्तियों से आप प्रतिवाद करते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हाँ, जिस प्रकार से एक सफल व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और उसकी ओर तब तक टिका रहता है जब तक वह सफल ना हो जाए, मगर आप यहाँ पर हर समय विचलित होते जाते हैं और आप जब थकान में भर जाते हैं पूरी तरह से सफलता की ओर पाने के लिए और आप असफल हो जाते हैं तो आप तनाव में आ जाते हैं और यही तनाव आप में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। जी हाँ, इसी प्रकार से हमारे बीच भी इस तरह की प्रतिक्रिया होती है। हमारे जब लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमारे आसपास इन तरह के व्यक्तियों की भरमार पड़ी हुई है और हम सभी का प्रतिवाद करते हैं, हम सभी की बातों का जवाब देना चाहते हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य की ओर हमेशा प्रेरित रहें और उसकी ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमारे बीच बहुत सारी व्यवधान आएंगी, मुसीबतें आएंगी, मगर हम इन चीज़ों को आगे की ओर सोचना है, हमें इसको पीछे की ओर ढकेलना है और हमारे लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप भी अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और लक्ष्य की ओर तन्मयता से, एकाग्रता से आगे की ओर बढ़ते जाइए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। बीच में रोड़े आएंगे, आप में विचलितता आएगी, मगर उस विचलित पल को आपको दूर करना है अपने पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव सोच से। इस कारण हमें अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जब तक आप में उत्साह है, जब तक आप में ऊर्जा है, जब तक आप में पॉजिटिव एनर्जी है। इस कारण बिल्कुल लगे रहिए, निर्धारित कीजिए अपने लक्ष्यों को और उसकी ओर आगे बढ़ते चलिए। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। आज की टॉपिक हमने भाग 1 में देखा था, भूमि संसाधन एवं कृषि। तो हम भूमि संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं भाग 1 में। अब ये भाग 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे कृषि क्या है। जी हाँ, कृषि के बारे में जानेंगे कि भारत में जो कृषि के प्रकार कैसे होते हैं, तो कृषि क्या होता है। तो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कृषि क्या है। जी हाँ, कृषि खेतों को जोत कर, बीज बो कर फसल प्राप्त करना कृषि कहलाता है। मगर कृषि काफ़ी वृहद अवधारणा है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है, कुक्कुट पालन भी आता है। तो यहाँ पर कृषि के अंतर्गत खेती करना और यहाँ पर पशुपालन भी समाहित है। तो हम बात कर लेते हैं भारत में कृषि। तो भारत में फसल ऋतु अथवा शस्य मौसम के बारे में जान लेते हैं। 3 मौसम है यहाँ पर, कृषि मौसम जिसको बोल सकते हैं। जी हाँ, शस्य मौसम बोल सकते हैं। शस्य मतलब फसल का जो मौसम आता है, तो ये 3 तरह का है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। तो यहाँ पर देख लेते हैं, खरीफ फसल
जो है जून और सितंबर के बीच बोया जाता है। जी हाँ, वर्षा ऋतु के दौरान यह खरीफ फसल की खेती की जाती है। इसके अंतर्गत फसल कौन कौन से आएंगे इसको याद करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, तिल, मूंगफली, मूंग, उड़द, ये जो हैं ये खरीफ फसल में आते हैं। जी हाँ, खरीफ फसल वह फसल होता है जिसकी खेती जून और सितंबर के बीच की जाती है। मतलब जून में बोया जाता है और सितंबर के आसपास काटा जाता है फसल को। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है फसलें, तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा खरीफ फसल की खेती की जाती है हमारे भारत के संदर्भ में। हम देख ले दूसरा, तो रबी फसल अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च के आसपास काटा जाता है। तो उसमें कौन सा आएगा, इसमें गेहूं आएगा, जौ आएगा, अरहर आएगा, ज्वार आएगा, चना आएगा, तिलहन आएगा, अलसी आएगा, सरसों आएगा। तो ये जो है रबी फसल है अक्टूबर और मार्च, ये ज़्यादातर उत्तर भारत में रबी फसल की खेती की जाती है। और खरीफ फसल की खेती की बात करें तो मध्य भारत, दक्षिण भारत में की जाती है ज़्यादातर। तो तीसरा आता है जायद फसल। जायद फसल में हमें अप्रैल और जून के आसपास हम इसकी खेती करते हैं। मतलब अप्रैल में हम बोते हैं और जून के आसपास काटे हैं। तो इसमें आप देखते हैं तरबूज, कलिंदर बो सकते हैं, सब्जियां, फल सभी समाहित होती हैं। तो ये 3 प्रकार के फसल ऋतु हैं भारत के संदर्भ में। जी हाँ, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। जी हाँ, काफ़ी अधिक मुनाफा देने वाला फसल हम सभी को मान सकते हैं, मगर जायद फसल की एक विशेष उपयोगिता है, विशेष महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि फसल ऋतु 3 प्रकार के हैं। तो इस फसलों में कौन कौन सा फसल आता है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब ये मौसम फसल ऋतु में कौन कौन सा फसल आता है, कौन सा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं अगला, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार कितने प्रकार के हैं, तो हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि आर्द्रता के प्रमुख स्रोत की उपलब्धता के आधार पर, जी आर्द्रता मतलब जो जल की उपलब्धता के आधार पर हम कृषि के प्रकारों को बांट सकते हैं आर्द्रता के आधार पर। तो देखते हैं 2 प्रकार के, सिंचित कृषि और बारानी कृषि या वर्षा निर्भर कृषि। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि वर्षा निर्भर कृषि क्या है। जी हाँ, तो हम देखते हैं पहला सिंचित कृषि। सिंचित कृषि की बात कर लें तो उत्तर भारत की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अपेक्षाकृत भारत के सभी क्षेत्रों में सिंचित कृषि की जाती है। मगर अपेक्षाकृत जो बांध इलाके हैं, जहाँ पर नहर हैं, वहाँ पर सिंचित कृषि अधिक होता है, जहाँ पर वर्षा कम होता है। तो ये जो क्षेत्र आते हैं, जो राजस्थान की बात कर लें या हम बात कर लें हरियाणा की बात कर लें, तो पंजाब की बात कर लें, वहाँ पर सिंचित कृषि ज़्यादा होगा। तो हम दूसरा बात कर लेते हैं बारानी कृषि या वर्षा निर्भर कृषि। मतलब पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होता है। तो ये कब होता है, खरीफ फसल की बात कर सकते हैं हम लोग। खरीफ फसल में ये कृषि की जाती है, बारानी कृषि। तो ये 2 प्रकार की है, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वहाँ पर होता है शुष्क कृषि, और जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर आर्द्र कृषि की जाती है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि शुष्क कृषि क्या है, प्रश्न पूछा जाता है, और आर्द्र कृषि क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वह शुष्क कृषि कहलाता है, और जहाँ 75% से अधिक वर्षा होता है वहाँ पर आर्द्र कृषि कहलाता है। शुष्क कृषि वाले क्षेत्र जो होंगे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में शुष्क कृषि किया जाता है। जबकि आर्द्र कृषि की बात करें तो बंगाल की बात करें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार की बात करें तो यहाँ पर आर्द्र कृषि की जाती है। तो ये क्षेत्र आते हैं। तो हम अगला देखते हैं, प्राकृतिक दशा के भिन्नता के आधार पर 2 प्रकार के कृषि होते हैं। जी, प्राकृतिक दशा के भिन्नता के आधार पर, जैसे कि कोई क्षेत्र है जहाँ पर पूरा मैदानी क्षेत्र ना होकर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसको असम में झूमिंग कृषि कहते हैं। तो हम पहला पॉइंट देख लेते हैं, झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि जो होता है, स्थान बदल बदल के कृषि की जाती है। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम कोई एक घना जंगल क्षेत्र है जहाँ पर हमें कृषि करना है, तो हम वृक्षों को काटे और वहाँ पर उस क्षेत्र को आग लगा दिए। आग लगाने के बाद जो राख
फैला हुआ होता है, हम वहाँ पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं, हम मोटे अनाज बो देते हैं। ये हम 1 साल या 2 साल तक बोते हैं, फिर हम उस क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर उर्वरता नष्ट हो जाती है, हम किसी और क्षेत्र में वृक्षों को काटते हैं, वहाँ जलाते हैं और मोटे अनाज बो देते हैं। तो इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान बदल बदल के जो कृषि की जाती है उसे झूमिंग कृषि कहते हैं। तो ये झूमिंग कृषि कहाँ कहते हैं, असम का जो क्षेत्र वहाँ पर झूमिंग कृषि कहा जाता है, जिसका हम नाम समानता बोल सकते हैं स्थानांतरित कृषि। जैसे कि अलग अलग देशों में इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे श्रीलंका में बात कर लें तो वैद्या नाम है, मिलांग नाम है। तो हम बात कर लें भारत की में, भारत में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। हम दूसरा देखते हैं पहाड़ी कृषि। पहाड़ी कृषि मतलब कोई पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर ढाल तेज है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ समोच्च रेखा, कंटूर रेखा के आधार पर हम कृषि करते हैं। मतलब कोई क्षेत्र को हम पूरी तरह से जोतने के बजाय हम उसका सर्कल वाइज कृषि करते हैं। जी हाँ, जिससे जो ढाल की जो भूमि है वो बारिश के दिनों में अचानक वहाँ की मिट्टी आगे ना बढ़े, मतलब प्रवाहित ना हो, तो हम उस क्षेत्र में किस प्रकार की खेती करते हैं, पहाड़ी कृषि। जैसे कि ये पहाड़ है तो काफ़ी अधिक तेज ढाल है यहाँ पर, तो हम इस क्षेत्र में किस तरह की कृषि करते हैं, कंटूर लाइन के अपेक्षा कृषि करते हैं। जैसे कि समोच्च रेखा खींची होती है ना, भूगोल में तो हम पढ़ते हैं समोच्च रेखा, तो उस प्रकार से हम पर्वतीय ढालों में कृषि करते हैं। तो इसी को बोला जाता है समोच्च कृषि या कंटूर कृषि या सीढ़ीनुमा कृषि। सीढ़ीनुमा कृषि में हम कह सकते हैं कि भाई ये काफ़ी ढाल है, इसको हम लोग काफ़ी अधिक ढाल को कम कर दिए और इस तरह से हम कृषि कर लेते हैं। तो इससे पानी का जो प्रवाह तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ पाता और वहाँ की जो फसल है काफ़ी हिफाजत में रहती है। तो हम देख सकते हैं कि ये सीढ़ीनुमा कृषि भी कहा जाता है पहाड़ी कृषि को, तो ये पर्वतीय क्षेत्र में होता है। तो प्राकृतिक दशा और भिन्नता के आधार पर 2 प्रकार के हैं, झूमिंग कृषि और पहाड़ी कृषि। प्रश्न पूछा जाता है स्थानांतरित कृषि क्या है या झूमिंग कृषि क्या है। प्रश्न पूछा जाता है कि समोच्च कृषि क्या है या सीढ़ीनुमा कृषि क्या है या पहाड़ी कृषि क्या है। बहुत सारे नामों से पूछा जाता है, आपका आंसर तो सेम होगा। अब बात कर लेते हैं प्रमुख फसलें की। प्रमुख फसल की बात करने से पहले हम देखते हैं कृषि उपजों का वर्गीकरण। कृषि उपजों का या जो फसलों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर टोटल 5 प्रकार के फसलों का उल्लेख किया गया है। तो कृषि उपजों का वर्गीकरण में पहला आता है खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल के अंतर्गत जो मुख्य फसल आते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल या धान, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये प्रमुख फसल है, खाद्यान्न फसल है। दूसरा देख लेते हैं मुद्रादायनी फसल, मतलब इससे हमको ज़्यादा व्यापारिक लाभ होता है मुद्रादायनी फसल में। तो इसमें आता है गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, रबड़, नारियल, काजू। तो ये मुद्रादायनी फसल में आता है, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, रबड़, नारियल, काजू। तो ये मुद्रादायनी फसल के बाद देखते हैं पेय पदार्थ। पेय पदार्थ भी रियल में मुद्रादायनी फसल में ही आता है, मगर इसको अलग कर देते हैं। तो पेय पदार्थ में हम देखते हैं कि चाय, कॉफ़ी या तंबाकू का तो समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से पीते होंगे, मगर उल्लेख किया गया तो मैं भी यहाँ पर कर दिया हूँ, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, मगर ये तंबाकू रियल। तो फिर अगला बात देखते हैं कि फल की बात करें तो फल में आम, अमरूद, केला, संतरा, तरबूज, ये जो बगीचों में जो बगीचे हो गए या उद्यानों में लगाया जाता है और उससे अधिक हमें बेनिफिट होता है। हम बात कर लें रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलें हम लोग यहाँ पर फसल से एक बारे में जोड़ते हैं कि जो सेब की जो फसल होती है हिमाचल प्रदेश में अधिक होती है, जो घाटी क्षेत्र में होती है। जी हाँ, सेब की फसल घाटी क्षेत्र में होती है, तो ये फल के अंतर्गत आ गया। रेशे वाली फसलें जिससे हम बरदाना बनाते हैं, मतलब बोरी बनाते हैं, तो रेशेदारी वाली फसलें में आएगा कपास मतलब हम सूती वस्त्र बना रहे हैं, जूट, पटसन, मेस्टा, पटुआ। तो ये जो है रेशे वाली फसलें हैं जिससे हम बरदाना हम बनाते हैं। बात याद आता है कि जूट की सबसे अधिक खेती जो है पश्चिम बंगाल में होते हैं, मगर बांग्लादेश की बात कर ले, बांग्लादेश से हम जूट मंगाते हैं और यहाँ पर हम उसको बोरी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बोरी बनाते हैं। तो यहाँ पर रेशे वाली फसलें। तो इस प्रकार से देखते हैं कृषि उपजों का वर्गीकरण, ये 5 है, खाद्यान्न, मुद्रादायनी, पेय पदार्थ, फल और रेशे वाली फसलें। और हम देखते हैं इसके बाद चावल जो फसल है उसका तापमान, भौगोलिक दशाएं कैसी है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। खाद्यान्न फसल को देख लेते हैं कि देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है।
देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख हैं। भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ जलवायु पाई जाती है। इस भिन्नता का क्षेत्रवार उगाए जाने वाले अन्नों पर भी स्पष्ट रूप से अंतर देखने को मिलता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालों का प्रमुख स्थान है। भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। अब खाद्यान्न फसल के अंतर्गत चावल की बात कर लेते हैं। चावल भारत की मुख्य उपज है। यह देश के लगभग 3/4 मनुष्यों का भोज्य पदार्थ है। यहाँ से विश्व का लगभग 22% चावल प्राप्त होता है, जबकि विश्व के 29% भाग पर चावल उत्पन्न किया जाता है। हम अब देखते हैं चावल के लिए तापमान कितना होना चाहिए। तापमान की बात करें तो चावल उष्ण व नम जलवायु की उपज है। मानसूनी जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम है। इसके लिए ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। चावल के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आवश्यक होता है। वर्षा की बात कर लें। वर्षा चावल के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होता है। चावल की कृषि के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है। चावल को अर्धजलीय पौधा कहा जाता है। चावल के पौधे जल से लबालब भरे खेतों में लगाए जाते हैं। इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। शुष्क भागों में सिंचाई द्वारा चावल उगाया जाता है। अब मिट्टी की बात कर लें। मिट्टी चावल की कृषि के लिए उपजाऊ चिकनी या दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। कछारी या चिकनी मिट्टी पौधों की जड़ों को जकड़े हुए सीधा खड़ा रखती है। चावल की जापानी विधि से अधिक उपज लेने के लिए खेतों में कंपोस्ट खाद एवं रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना होता है। अब श्रमिक की बात कर लें। पानी से भरे खेतों में मशीनों का प्रयोग सरलता से नहीं किया जा सकता, अतः चावल की खेती में काम करने के लिए काफ़ी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए चावल की कृषि घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। हम तो सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और जांजगीर चांपा जिला सबसे अधिक धान उत्पादन वाला जिला है। और प्रति हेक्टेयर की बात कर लें तो धमतरी जिला आता है। चावल के उत्पादन क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो पहला स्थान आता है पश्चिम बंगाल का। इस राज्य का चावल उत्पन्न करने में भारत में प्रमुख स्थान है। यहाँ वर्ष में चावल की अमन, ओस और बोरो 3 फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, दिनाजपुर, हुगली, हावड़ा, वर्धमान आदि जिलों में चावल उगाया जाता है। यहाँ 2008-9 में तकरीबन 17 लाख टन चावल उत्पन्न किया गया था। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। यहाँ वर्ष में चावल की 2 फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ भारत का 9% चावल उगाया जाता है। इसके तटीय भागों में तंजावुर, कोयम्बटूर, कुडालोर एवं नीलगिरी जिलों में चावल की खेती की जाती है। अब मध्य प्रदेश की बात कर लें। मध्य प्रदेश में तापी, नर्मदा की घाटियों में जबलपुर, बालाघाट, बैतूल आदि जिलों में चावल पैदा किया जाता है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में चावल सिंचित क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। पंजाब देश के प्रधान चावल आपूर्ति क्षेत्रों में से एक है। यहाँ चावल उत्पादन में वृद्धि हो रही है। बात कर लें छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में चावल प्रमुख फसल है। यहाँ के संपूर्ण क्षेत्र में चावल होने के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ पर जांजगीर चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर, दंतेवाड़ा ये क्षेत्र प्रमुख हैं। राजस्थान की बात कर लें। राजस्थान में चावल डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और गंगानगर में होता है। बिहार की बात कर लें। बिहार में वर्ष में चावल की 3 फसलें तक पैदा की जाती है, किंतु वर्षा ऋतु में अधिक
धान की खेती की जाती है। इसमें है गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्र। बात कर लें उत्तर प्रदेश में जल रोपण धान बोया जाता है। पीलीभीत, सहारनपुर, देवरिया, गोड़ा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, बलिया, लखनऊ, लखीमपुर, महाराजगंज, मऊ, कुशीनगर आदि क्षेत्रों में चावल अधिक मात्रा में बोया जाता है। मगर जो तराई एवं पर्वतीय क्षेत्रों में चावल की 2 फसलें पैदा की जाती हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात कर लें। इस राज्य का चावल के उत्पादन में भारत में तृतीय स्थान है। यहाँ वर्ष में चावल की 2 फसलें बोई जाती हैं। यहाँ कृष्णा कावेरी नदियों की जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर अधिक मात्रा में चावल की खेती की जाती है। इसके क्षेत्र हैं विशाखापट्टनम, नेल्लौर, चित्तूर, कडप्पा, कुन्नूर, अनंतपुर। पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी जिले भी महत्वपूर्ण हैं। असम की बात कर लें। असम में ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी की घाटियों में पहाड़ी ढालों पर चावल की खेती की जाती है। यहाँ चावल की 3 फसलें पैदा की जाती है। गोलपाड़ा, नौगांव, कामरूप, दरांग, शिवसागर, लखीमपुर में चावल की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बात कर लें। अधिकांश चावल पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और समुद्री तटीय भागों में ठाणे, रत्नागिरी तथा कोंकण तट पर पैदा की जाती है। मगर बात कर लें भंडारा, चंद्रपुर, कोल्हापुर जिलों में भी चावल की खेती की जाती है। कर्नाटक की बात कर लें तो तुंगभद्रा, बेनगंगा, कावेरी नदियों की घाटियों में पूर्वी भागों में चावल अधिक पैदा किया जाता है। प्रमुख उत्पादक जिले की बात कर लें। दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा, मंडगा, मैसूरी, रायचूर प्रमुख हैं। केरल में पहाड़ी ढालों और मालाबार तटीय मैदानों में चावल पैदा किया जाता है। यहाँ एर्नाकुलम, कन्नूर, चित्रपुर चावल के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अब बात कर लें उड़ीसा में कटक, पुरी, संबलपुर, मयूरभंज, गंजाम, कोरपुट, कालाहांडी, बुलंगिरी आदि जिलों में भी चावल पैदा किया जाता है। और इसके अलावा उत्तराखंड, झारखंड, कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिजोरम अन्य उत्पादक राज्य भी हैं। तो ये क्षेत्र हैं चावल उत्पादक क्षेत्र। अब यहाँ पर देखिएगा मानचित्र के द्वारा भारत में किस क्षेत्र में चावल अधिक होता है उसका यहाँ पर संकेतन किया गया है। तो जो डार्क दिख रहा है वो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। ये बात कर सकते हैं पूर्वी भारत की, वहाँ पर चावल अधिक हो रहा है। मध्य भारत में भी चावल अधिक हो रहा है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। मानचित्र में अंकित करना पड़ता है कि कौन सा क्षेत्र चावल उत्पादक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है चावल वाला जो टॉपिक है। और अगला जो टॉपिक आएगा गेहूँ का। धन्यवाद।